शुरू करें क्लास। अच्छा देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था बताओ पहले तो। अच्छा ये चैप्टर पहले तो एंड करना है अपने को ना, ये चैप्टर पहले कंप्लीट कर ले हम लोग। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट करके और फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, लिखो आप। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा। लिखो, अ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, अ रेजिस्टेंस कैपिटल आर is connected, a resistance capital R is connected to AC source, a resistance capital R is connected to AC source, then a resistance capital R is connected to AC source, then power loss is capital P, power loss is capital P, power loss is capital P। हो गया, आगे लिखेंगे इसमें। now inductor now inductor is placed in series, now inductor is placed in series, inductor is placed in series with resistor, inductor is placed in series with resistor, then impedance of the circuit is become Z, capital Z, impedance of the circuit is become capital Z, impedance of the circuit become capital Z। find power loss question mark, find power loss question mark, फाइंड पावर लॉस क्वेश्चन मार्क। चलो पावर लॉस फाइंड करो फटाफट से। क्वेश्चन को समझ तो गए ना, कि नहीं समझ पाए? समझ गए पक्का? ठीक है, समझ गए तो फिर सोल्व भी कर दो। चलो पहले तो आराम से क्वेश्चन को समझो और सोल्व करो फटाफट से। बताइए आंसर। पी आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। हाँ, कितने बच्चों का आंसर बेटा? ये पी आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर करेक्ट आंसर एकदम। चलिए एक बार बोर्ड पे देखेंगे। देखो पहले, सबसे पहले तो क्वेश्चन को सही समझना जरूरी है। एक बार बेटा पेन नीचे रख दो सब लोग, क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ध्यान से देखें आप लोग। अच्छा देखो, ये रजिस्टर है मेरे पास, रजिस्टर मान लो कितना है आर, इसको एक एसी सोर्स के साथ जोड़ दिया मैंने। एसी सोर्स मान लीजिए कि वी वोल्ट का है ना, और इसमें मुझे क्या पावर लॉस पी दे रखा है। अच्छा पावर लॉस का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर होता है ना, क्या सर्किट में आई निकाल के दे सकते हो? बताओ, आई का फॉर्मूला होता है वी बाई जेड, लेकिन यहाँ पर जेड किसके बराबर है? आर के बराबर। सर्किट की रुकावट के आर के बराबर है, तो बोलो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी अपॉन आर। तो बताइए पावर लॉस का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर। आई की जगह बोलो कितना होगा? वी अपॉन में आर इंटू आर। तो बोलो पावर लॉस कितना? वी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये तो इक्वेशन नंबर 1। तो पी का फॉर्म मतलब पी हो गया आपका वी स्क्वायर अपॉन आर। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है बताओ आप। क्वेश्चन को समझना जरूरी है सबसे पहले। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इंडक्टर को सीरीज में जोड़ दिया है, रजिस्टर के साथ इंडक्टर को किस में जोड़ दिया? सीरीज में। तो देख बेटा, ये तो रजिस्टर हो गया आपके पास, ये तो क्या हो गया? रजिस्टर, और ये हो गया आपके पास ऐसे इंडक्टर।
इन दोनों को सीरीज में तोड़ दिया, सोर्स वही है, सोर्स को बदला नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा बताइए, अब नया पावर लॉस निकाल सकते हो। पावर लॉस का फॉर्मूला अगेन आई स्क्वायर आर ही होगा, लेकिन अब आई अलग होगा क्योंकि जेड चेंज हो चुका है सर्किट का। पहले तो जेड किसके बराबर था, आर के बराबर। क्या बोलो, अब जो सर्किट का इम्पीडेंस क्या जेड है ना, तो बताइए आई वही होगा कि अलग होगा। नया आई कौन कौन निकाल सकता है सर्किट में, नया आई बोलो, नया आई क्या हो जाएगा, जो नया आई हो जाएगा वो वी बाई जेड। ये कितने बच्चों को बात समझ में आएगी। पहले आई था वी बाई आर, अब नया आई हो जाएगा वी बाई जेड। तो बोलो क्या नई पावर भी निकाल दोगे ना, बोलो नई पावर कितना होगा, आई डैश स्क्वायर, आई डैश स्क्वायर इंटू आर। बोलो आई डैश कितना है बेटा, वी बाई जेड का स्क्वायर इंटू आर, क्या यही होगा। आप इसको लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर आर अपॉन में जेड स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये नया पावर लॉस। अब एक बात बताओ यार, ये वी तो मैं मान के चल रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन ने दे रखा था, वोल्टेज तो मैंने मान रखा है अपनी तरफ से, तो क्वेश्चन ने तो दे नहीं रखा था, तो ये वोल्टेज को अपने आंसर में रखना ही हटाना पड़ेगा। इसको हटाने का कोई आइडिया है किसी के पास, कितने बच्चों के पास आइडिया है वी को हटाने का, बताओ क्या करें, क्या इक्वेशन को डिवाइड कर दें। तो मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करने जा रहा हूं, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। तो ध्यान से देखो, पी डैश डिवाइड बाई पी। बोलो बेटा पी डैश कितना है, बोलो वी स्क्वायर आर अपॉन में जेड स्क्वायर, और बोलो पी कितना है आपके पास, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये वी स्क्वायर से तो वी स्क्वायर कट गया और ये ऊपर चला जाएगा आपका आर, तो ऊपर हो गया बेटा आर स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर। तो यहां से अगर पी डैश की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो पी का तो ट्रांसफर इधर हो गया और ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर। तो ये आपके पास में जो है वो इस पी डैश का वैल्यू आ गया। बोलो आ गया ना। ये कितने बच्चों को क्लियर है बताओ आप? ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर दोगे आराम से, लिख दो फटाफट से। अच्छा मॉड्यूल 6 लेकर आए हो ना आप लोग कि नहीं लेके आए, बोला तो था यार पिछली क्लास में, कैसे नहीं बोला, मैंने ये बोला था आप लोगों से पिछली क्लास में कि आधे घंटे का चैप्टर बच रहा है अपना, तो आधे घंटे में तो ऐसे ही खत्म कर देंगे। ये एग्जैक्टली ये बोला था मैंने, रिकॉर्डिंग होती है अपनी क्लास की, वैसे भी देख लेना दोबारा घर पे जाके। तो आधे घंटे तक का, तो आधे घंटे का ऐसे ही बच रहा है अपना, तो आधे घंटे का तो ऐसे ही चलेगा, बाकी जो रिमेनिंग टाइम वो मॉडर्न फिजिक्स चलेगा। तो मॉड्यूल 6 भी अगली क्लास से लेकर आना है, ये कहा था मैंने। रिकॉर्डिंग होती है अपनी क्लास की, चिंता मत करो, उसमें देख लेना घर पे जाके। अरे नहीं लाए तो कोई बात, आप तो ये लिखो, लेके आई मॉड्यूल 6, क्यों सुना ही नहीं तूने। चलो लिख दिया आपने। चलो अच्छा, मैं नीट के कुछ क्वेश्चन और भी कराऊं क्या, नीट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं। लिखो चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है, लिखो एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज और इक्वेशन है बेटा उसकी V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। एसी वोल्टेज इक्वेशन है V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। एसी वोल्टेज V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी is connected to a pure inductor. AC voltage V equals to V naught sin omega t is connected to a pure inductor. Is connected to pure inductor. Then peak value of the current in circuit. Peak value of the current in circuit I naught. पीक वैल्यू ऑफ द करंट इन सर्किट ऐसे लिख देना, आई नॉट कैपिटल में, आई नॉट, ठीक है। पीक वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज कैपिटल आई नॉट। फाइंड फाइंड इंस्टेंटेनियस, फाइंड। अच्छा इसमें दो बातें फाइंड करेंगे ना, फर्स्ट लिखना फाइंड, फर्स्ट इसमें लिखना दो बातें फाइंड करेंगे हम इसमें। फाइंड फर्स्ट इसमें इंस्टेंटेनियस पावर supplied to the inductor,
इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू द इंडक्टर। सेकंड आप इसमें फाइंड करेंगे। पहला तो इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाई टू द इंडक्टर, और सेकंड फाइंड करेंगे आप इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन अभी लिखा है ना मैंने, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट तो नीट में आया है और सेकंड पार्ट एम्स में आया है। ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका फर्स्ट पार्ट तो कहाँ पूछा गया था, नीट में, और सेकंड पार्ट कहाँ पूछा गया था, इसमें एम्स के अंदर। जब एम्स का एग्जाम सेपरेटली हुआ करता था ना, तब आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ हाँ, माइनस में होगा, माइनस में 2 ओमेगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। एक बार इधर देखो बेटा सब लोग। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या रहने वाली है, पहले आप उसको देख लो और समझ लो। तैयार है सब लोग? एक बार सब बच्चे पेन को नीचे रख दे बेटा, और पूरा फोकस और पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान आप अपना बोर्ड की तरफ रख लें। ठीक है भाई, तैयार है सब लोग? अच्छा ध्यान से सुने पहले आप लोग। मुझे पावर चाहिए, इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस पावर होता है इंस्टेंटेनियस वी इंटू इंस्टेंटेनियस आई। वी का इक्वेशन आपको दे रखा है। अच्छा यार, इंडक्टर में वी का इक्वेशन अगर मैं आपको दे दूं तो आई का इक्वेशन लिखना आता है? और मैंने लिखवा भी तो रखा है पहले। कितने बच्चों को आई का इक्वेशन लिखना था इंडक्टर में? अच्छा बताओ, इंडक्टर के अंदर क्या होता था, वी लीड करता था कि लेग करता था? कितना लीड करता है? इंडक्टर में वोल्टेज पाई बाई 2 से लीड करता है। ये इस बात को ऐसे भी तो समझ सकते हो ना आप लोग कि करंट पाई बाई 2 से लेग करता है। करंट पाई बाई 2 से। तो कितने बच्चे इस जानकारी के आधार पर आई की इक्वेशन लिखा सकते हैं? बताओ, इंडक्टर में करंट की इक्वेशन लिखानी है तो बताओ, इंडक्टर में अगर मुझे करंट की इक्वेशन लिखनी है तो बोलो सबसे पहले तो पीक वैल्यू आई नॉट, बोलो आगे क्या आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। प्लस पाई बाई 2 कि माइनस पाई बाई 2? हाँ, क्योंकि यहाँ पर करंट लेग करता है। करंट क्या करता है? करंट लेग करता है। वोल्टेज अगर लीड कर रहा है तो सिंपल सी बात है ना, करंट लेग करेगा ही करेगा। और करंट लेग करता है तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, है ना। तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 करके आपने आई की इक्वेशन लिख दी। अच्छा, ये तो इंस्टेंटेनियस वी हो गया, ये इंस्टेंटेनियस आई हो गया, और दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो इंस्टेंटेनियस पावर बन जाएगी। तो अगर आपको अगर इंस्टेंटेनियस पावर यहाँ से जाननी है तो बोलो बेटा, क्या दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना? अब थोड़ी सी यहाँ पर टिग्नोमेट्री और लगा लेते हैं हम लोग साथ में। अच्छा यार, ये देखो ना, ये साइन थीटा माइनस 90 वाला केस है, मैंने बता रखा है आपको। व्हाट इज द साइन थीटा माइनस 90? माइनस कोस थीटा, बिल्कुल। तो टिग्नोमेट्री लग रही है यहाँ पर, तो ये हो गया माइनस का आई नॉट, और ये हो गया कॉस ओमेगा टी। मैंने एक बात पहले भी कही थी कि इस चैप्टर में फिजिक्स से ज्यादा मैथमेटिक्स है। फिजिक्स कम और मैथमेटिक्स ज्यादा है इस चैप्टर के अंदर। देखो ना यहाँ पर अभी तो फिर मैथमेटिक्स लगेगी इसमें। तो ये तो इंस्टेंटेनियस वी होगा, ये इंस्टेंटेनियस आई हो गया, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इंस्टेंटेनियस पावर बन जाएगी। करो देखो, दोनों को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। देखो पहले तो ये माइनस आगे लगा दो ना मैं, और ये हो जाएगा आपके पास वी नॉट इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अभी रुक जाओ, बात खत्म नहीं। अच्छा, अब इसमें एक काम करते हैं ना, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड? यार ये कुछ फॉर्मूला सा बन रहा है क्या? कितने बच्चों को समझ में आ गया फॉर्मूला बन गया? क्या 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्या साइन 2 थीटा वाला?
तो अगर ये साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला बन गया तो देखो ना जरा ध्यान से, इंस्टेंटेनियस पावर का जो फॉर्मूला बनेगा वो माइनस वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन 2 ओमेगा टी। क्या बोलो, ये फॉर्मूला बन गया ना। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया, इसका देखो इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। अब एक बात बताना जरा ध्यान से समझना, जैसे मान लीजिए मैं इक्वेशन लिखता हूं, जैसे मान लीजिए इक्वेशन लिखी मैंने वी नॉट साइन 100 पाई टी। इस इक्वेशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ क्या क्या। मैंने अगर इक्वेशन लिखी वी नॉट साइन ओमेगा टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मैंने अगर इक्वेशन लिख दी वी नॉट साइन 2 ओमेगा टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मतलब आप समझ गए कि टी के साथ जो लिखा रहेगा वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहेगी। यहाँ पर टी के साथ क्या था, 100 पाई, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 पाई। यहाँ पर टी के साथ ओमेगा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। यहाँ पर टी के साथ क्या है, 2 ओमेगा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी, 2 ओमेगा। यहाँ पर टी के साथ कौन है, तो बता बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर इज 2 ओमेगा। ये डिस्क्राइब करके लिख देना इसको, लिख दो फटाफट से। लिख दिया ना आपने। ठीक है। अब देखो, ये इसको डिस्क्राइब करके लिखते हुए रखे ना सेकंड वाले में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज 2 ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज 2 ओमेगा, लिख दिया। चलिए उसके बाद देखो, ये एक सर्किट बना के दे रखा है मैंने। ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 के अंदर आया था। उसने एक सवाल पूछा था, मैं इसमें दो सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे, पूछ लूं। लिखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है वो लिखो पहले। फाइंड इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, फाइंड इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। फर्स्ट इसमें लिखे हैं एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी, एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी, और सेकंड एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, दो बार इम्पिडेंस फाइंड करना है एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी, और दूसरी बार फाइंड करना है एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। चलो ट्राई करना चाहोगे क्या, या मैं सोल्व कर दूं। आप ट्राई करोगे एक बार, चलो करो, ट्राई करो आप। इस चैप्टर में ना मैथमेटिक्स थोड़ी सी ज्यादा याद रखना।
कितने बच्चों का आंसर आ गया बताओ? फर्स्ट वाले पार्ट, कोई भी एक पार्ट का आंसर निकाल के दे दो इसमें। तो बताइए बेटा, कितने बच्चों का आंसर आ गया, जल्दी बोलो। आया आंसर किसी का? नीट 22 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का, थ्री हो करेक्ट आंसर। चले एक बार इधर देखें बेटा सब लोग, पेन को नीचे रख दे पहले तो आप लोग, है ना। अच्छा एक बात बताओ यार, इस सर्किट में तीन तरह के एलिमेंट है ना? कितने एलिमेंट है? आर है, एल है और सी है। अच्छा एक बात बताओ सबसे पहले, देखो आप अगर बोर्ड की तरफ देखोगे तो समझ में आएगा बेटा, ये नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। फिर तीन तरह के एलिमेंट है। आप ये जानते हो ना कि आर जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, एक्सएल जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो एक्सी होता है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या ये जानते हैं आप लोग? रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ घटाओ लो रखो हाई रखो, रेजिस्टेंस को कोई मतलब ही नहीं है फ्रीक्वेंसी से। एक्सएल ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर ज्यादा रहेगा और कम फ्रीक्वेंसी पर कम रहेगा, एक्सी में उल्टा चलेगा, फ्रीक्वेंसी कम तो एक्सी ज्यादा और फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एक्सी कम। चलो अपने को दो कंडीशन पर बात करनी है। सबसे पहले बात करनी है एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी। बोलो कब की बात करेंगे? एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी। देखो लो फ्रीक्वेंसी पर क्या होने वाला है वो समझो बेटा, पहले आप एक बार लो फ्रीक्वेंसी पर क्या होने वाला है वो एक बार समझो इधर। अच्छा बताइए, जब फ्रीक्वेंसी बहुत लो होगी मतलब ऑलमोस्ट जीरो रहेगी, तो क्या एक्सेल नियरली जीरो हो जाएगा? तो लो फ्रीक्वेंसी पर बोलो एक्सेल नियरली क्या, और जब फ्रीक्वेंसी नियरली जीरो हो जाएगी ना, तब एक्सी नियरली इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बताइए एक्सी नियरली क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अच्छा पता है, जीरो होने का मतलब शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब एक्सेल की रुकावट कितनी हो गई? जीरो। और एक्सी की रुकावट कितनी हो गई? इनफाइनाइट। तो अगर एक्सेल की कोई रुकावट नहीं है मतलब इंडक्टर की कोई रुकावट नहीं है, मतलब इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो रहा है। और एक्सी की रुकावट क्या हो गई? इनफाइनाइट। मतलब ये क्या हो गया? ओपन सर्किट। समझ गए इसका मतलब? इसका मतलब एल की रुकावट तो नियरली जीरो है, तो एल की रुकावट अगर जीरो है तो एल बन गया शॉर्ट सर्किट, और सी की रुकावट इनफाइनाइट हो गई मतलब सी बन गया ओपन सर्किट। तो आप क्या करेंगे, इस सर्किट में जहां जहां पर एल दिखेगा ना, वहां वहां पर आप शॉर्ट सर्किट, एल दिखेगा वहां वहां शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और जहां पर भी सी दिखेगा वहां ओपन सर्किट कर देंगे। तो बोलो ये सर्किट क्या वापस बनाना है? एक बार देखो ये सर्किट एक बार वापस बना के दिखाता हूँ पहले मैं आपको। ये सर्किट पहले तो वापस बनाओ, इस तरह से वापस बनेगा सर्किट एक बार। देखो आप लोग पूरा टेंशन बोर्ड की तरफ रखना बेटा इसमें। ये सर्किट आपने वापस बना दिया, देखो ये सर्किट आपका वापस हो गया। अच्छा बताओ ये सर्किट था। अच्छा जहां जहां पर इंडक्टर है वहां वहां क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट। तो इंडक्टर है तो ये शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ये इंडक्टर है तो ये भी शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और जहां जहां कैपेसिटर है वहां ओपन सर्किट। तो देखो इसको ओपन सर्किट कर देंगे और इसको भी आप क्या कर देंगे? ओपन सर्किट। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा बोलो ये कितना? 1 ओम, ये कितना है? 3 ओम, और ये कितना है? 2 ओम। अब इस सर्किट में आपको इंपेडेंस निकालना है। क्या इस सर्किट में रुकावट कितनी क्या निकाल दोगे? जैसे मान लो करंट यहां से निकला, वही इलेक्ट्रिसिटी वाला मामला आ गया। अब तो करंट यहां तक पहुंचा, क्या करंट इस पाथ में जाएगा क्या? क्यों नहीं जाएगा? ओपन पाथ में करंट फ्लो होता ही नहीं है, तो वो 1 ओम बेकार हो गया। क्या करंट यूं निकलेगा और करंट यूं होकर वापस आ जाएगा। तो बताइए किस किस में करंट जा रहा है? 2 और 3 में, और दोनों किस में है? तो बताइए इस सर्किट का जेड बता सकते हैं क्या? बोलो जेड कितना हो गया? 5। दोनों सीरीज में तो ऐसे लिख दो, तो 3 + 2 बराबर 5 ओम। तो इस सर्किट का जेड आपके पास 5 ओम हो गया। ये बात कितने बच्चे समझ गए बताओ? क्या कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें? अच्छा बताइए दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है सर्किट का, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। चलो हाई फ्रीक्वेंसी के बारे में बात हो रही है ना। अच्छा बताओ जब फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी, तो जब फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाएगी ना, तो हाई फ्रीक्वेंसी पर आपका एक्सेल इनफाइनाइट हो जाएगा, और हाई फ्रीक्वेंसी पर एक्सी क्या हो जाएगा? जीरो। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर बोलो एक्सेल इज नियरली इनफाइनाइट, एक्सेल नियरली इनफाइनाइट, और बोलो एक्सी नियरली। और अगर इनफाइनाइट हो गया इसका मतलब ये क्या कर देंगे? ओपन। और ये अगर जीरो हो गया तो इसको क्या कर देंगे? शॉर्ट। बोलो कि इसका शॉर्ट सर्किट कर देंगे ना, तो इसको ओपन कर देंगे और इसको शॉर्ट। तो देखो ये सर्किट वापस दोबारा बनेगा, ये सर्किट फिर से दोबारा बनेगा आपका। ठीक है देखो आप इसको, ये दोबारा बन गया सर्किट। अच्छा बताओ क्या करना है आपके बार सर्किट में अपने को? ओपन किसको करना है, शॉर्ट किसको करना है? एल को ओपन और सी को शॉर्ट। एल को ओपन करेंगे, सी को शॉर्ट करेंगे ना। तो देखो जहां पर भी एल दिख रहा है उसको ओपन कर देंगे ना। तो ये इंडक्टर है तो इसको ओपन कर दिया आपने, ये इंडक्टर है तो इसको भी ओपन कर दिया, सी दिख रहा है तो इसको शॉर्ट कर दिया, ये सी दिख रहा है तो इसको भी शॉर्ट कर दिया। बोलो क्या ये मामला हो गया? ये कितना था? 1, ये 3 और ये 2। बताओ क्या करना है, कैसे पता चलेगा आर इक्विवेलेंट क्या है सर्किट का?
करंट चला के देखो ना, करंट चलाओ, बिल्कुल यहां से करंट चलाओ, जैसे यहां से करंट चली, करंट यहां तक आ गई, उसके बाद इस ब्रांच में करंट, क्योंकि ये तो ओपन ब्रांच है, ओपन ब्रांच में करंट का फ्लो होता ही नहीं, क्लोज पाथ में करंट का फ्लो होता है, तो करंट ऐसे फ्लो करते हुए आ जाएगी। तो बताइए कौन कौन सीरीज में आ गए बेटा? 1 और 2 सीरीज में आ गए, तो 1 और 2 सीरीज में आ गए, तो बोलो सर्किट का जो इम्पिडेंस होगा क्या 3 ओम के बराबर हो जाएगा? तो जेड हो जाएगा, वो हो जाएगा 1+2, 1+2 मतलब 3 ओम। लिख दो फटाफट से। ये डायग्राम में डालूंगा ना, ये वाला। देखो ये जो टेबल बनाई है ना बोर्ड पे, पहले इसको समझ लो आप एक बार, है ना। अच्छा देखो, अपने पास मान लो एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है ना। याद करो अपन ने जो 7 तरह के सर्किट पढ़े, मैं हर सर्किट में आपको साथ में पावर फैक्टर लिखा था, वो चल रहा था, मैंने बोला था बाद में काम आएगा अपने, तो सारे सर्किट का पावर फैक्टर बताइए आपको। रजिस्टर का पावर फैक्टर 1 होता है मैक्सिमम, इंडक्टर का 0 होता है और कैपेसिटर का भी 0 होता है। फेज डिफरेंस 5/2 होता है ना, रजिस्टर में फेज डिफरेंस 0, तो कोस 0 1, पावर फैक्टर 1। इंडक्टर में फेज डिफरेंस 5/2 और कैपेसिटर में भी 5/2, तो कोस 5/2 0 होता है। तो बता बेटा आर में पावर फैक्टर कितना 1, एल का पावर फैक्टर 0 और सी का पावर फैक्टर 0। अच्छा पावर लॉस अपन ने पढ़ा है, पावर लॉस का फॉर्मूला पढ़ा है ना, VRMS/IRMS cos 5। बोलो भाई, यहाँ पर cos 5 मैक्सिमम है तो पावर लॉस भी मैक्सिमम होगा। इसमें cos 5 कितना है 0, तो पावर लॉस 0, और इसमें भी cos 5 0 तो पावर लॉस 0। इसका मतलब मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ कि इंडक्टर एसी सर्किट में पावर लॉस नहीं करता, इंडक्टर की वजह से सर्किट में पावर का लॉस नहीं होता, इंडक्टर का पावर कंजम्पशन 0 है। अच्छा कैपेसिटर का भी पावर कंजम्पशन कितना है, रेजिस्टेंस का पावर कंजम्पशन मैक्सिमम है। तो जो आपका जो आरएलसी सर्किट होता है ना, उसमें पावर लॉस कौन करता है? ओनली रजिस्टर ही पावर लॉस करता है, इंडक्टर से पावर लॉस सर्किट में नहीं होता, और नहीं कैपेसिटर से पावर लॉस होता है। इंडक्टर में पावर लॉस 0 होता है, कैपेसिटर में भी पावर लॉस कितना होता है 0। हाँ रजिस्टर के कारण पावर लॉस होता है सर्किट में। तो आपके सर्किट में जो पावर लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो कौन है? रेजिस्टेंस। सर्किट में रेजिस्टेंस होने से पावर लॉस होता है, इंडक्टेंस के होने से पावर लॉस नहीं होगा, और नहीं कैपेसिटेंस के होने से पावर लॉस होगा। और रेजिस्टेंस आप हटा भी नहीं सकते, रेजिस्टेंस हटाना आपके हाथ की बात है ही नहीं ना। सर्किट के एलिमेंट्स को तो तार से जोड़ना पड़ेगा ना, हवा में तो जोड़ नहीं सकते। अरे वायर से जोड़ोगे ना, और तार है तो फिर आर अपने आप आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? तो रेजिस्टेंस 0 कर सकते हो सर्किट का? नहीं। तो पावर लॉस भी 0 नहीं कर सकते। क्या ये बात क्लियर है ना? तो याद रखना, कैपेसिटर से पावर का लॉस नहीं होता, न रजिस्टर से पावर लॉस, और इंडक्टर से भी लॉस नहीं होता, केवल रजिस्टर की वजह से सर्किट में पावर लॉस होता है। ठीक है। अच्छा ये बात मैंने क्यों पढ़ाई आपको? चोक कोयल को समझाने के लिए। चोक कोयल क्या होती है पहले मैं समझाता हूँ आपको। इधर देखिएगा आप सब लोग, इधर देखो।
अब इसके लिए अपनों को थोड़ा सा अपने पुराने टाइम पे जो अपनी चीजें पढ़ी थी ना इलेक्ट्रिसिटी, उस पर थोड़ा सा आना पड़ेगा। एक बार इधर देखो आप लोग, एक बार पेन को नीचे रख देना पूरी तरह से, बोर्ड पे देखना और समझना आप लोग, है ना। जैसे मान लो ये एक बल्ब है मेरे पास, बल्ब की रेटिंग है मान लो 60 वोल्ट और 10 वाट, ये बल्ब की रेटिंग है। और मेरे पास एक डीसी सोर्स है, इंपॉर्टेंट बात, मैं अभी एसी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो डीसी सोर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज आपने पढ़ रखी है तो मैं इसको एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। अच्छा, अच्छा ये एक बात बताओ ना, ये जो डेटा लिख रखा है ना बल्ब के साथ में मैंने, ये डेटा क्या इंडिकेट करता है? हाँ अरे सब बता रखा है मैंने, दिमाग पे जोर डालो याद आ जाएगा आपको। ये डेटा क्या इंडिकेट करता है? इसकी रेटिंग इंडिकेट करता है ये इसका रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर बता रहा है। इसका रेटेड वोल्टेज क्या है? 60 वोल्ट। इसका मतलब ये डेटा इंडिकेट करता है कि आपका ये बल्ब 60 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकते हो। हाँ 58 पर ऑपरेट कर सकते हो। हाँ कैसे नहीं कर सकते भाई, कर सकते हैं। 60 मैक्सिमम वोल्टेज है जिस पर ऑपरेट कर सकते हो। मैक्सिमम वोल्टेज 60 अप्लाई कर सकते हो, 60 से ऊपर वोल्टेज अप्लाई करने पर फ्यूज हो जाएगा। 50 वोल्ट पर अप्लाई कर, 50 वोल्ट पर ऑपरेट कर दोगे, 40 वोल्ट पर, 30 पर भी ऑपरेट हो जाएगा, लेकिन 70 वोल्ट पर ये बल्ब ऑपरेट। हाँ बल्ब का रेटेड वोल्टेज 60 वोल्ट है, मतलब 60 वोल्ट तक आप बल्ब को ऑपरेट कर सकते हो। इससे ज्यादा वोल्टेज अगर आपने बल्ब के अप्लाई कर दिया तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ये डेटा ये इंडिकेट करता है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? चलो अब देखो, जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि यार मेरे पास एक डीसी सोर्स है और उसका वोल्टेज है 100 वोल्ट। डीसी सोर्स क्या है? 100 वोल्ट का सोर्स है, और मैं ना ये सोर्स से बल्ब ऑपरेट करना चाहता हूँ। अगर मैं ये सोर्स अगर बल्ब के साथ जोड़ दो तो क्या होगा? बल्ब फ्यूज हो जाएगा। क्यों फ्यूज होगा? आपके बल्ब का रेटिंग 60 है और आप वोल्टेज लगा दिए 100, तो ये बल्ब इस वोल्टेज को बियर कर ही नहीं सकता ना। बल्ब जो मैक्सिमम वोल्टेज बियर कर सकता है वो 60 है। 60 से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करते ये बल्ब फ्यूज होना था। तो 100 वोल्ट का सोर्स है, आप इसको ऑपरेट, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि यार मुझे तो इसी सोर्स से इस बल्ब को ऑपरेट करना है। क्या कोई तरीका है क्या तुम्हारे पास? क्या क्या कोई तरीका है तुम्हारे पास? मैं इस सोर्स से बल्ब को ऑपरेट करना चाहता हूँ, क्या कोई तरीका है क्या? किसके पास आइडिया है? हाथ खड़े करो। किसके पास आइडिया है कि बल्ब को ऑपरेट करना है और यूजिंग दिस सोर्स? अच्छा बताओ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? वोल्टेज ज्यादा आ रहा है। हम चाहते हैं बल्ब पर 60 ही रहे लेकिन 100 आ रहा है, ये दिक्कत है ना। इसका मतलब अपने को वोल्टेज डिवाइड करना है, और वोल्टेज डिवाइड करने के लिए एक काम करो, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दो। और याद करो ये तो आपके इलेक्ट्रिसिटी के सवाल भी है। हाउ मच रेजिस्टेंस शुड बी पुट इन द सीरीज विद द बल्ब सो दैट बल्ब कैन सेफली ऑपरेटेड यूजिंग दिस सोर्स? ऐसा सवाल भी था। ये सवाल मैंने आपके नोट्स में करा भी रखा है कि यार कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस बल्ब के साथ सीरीज में जोड़ो ताकि बल्ब सेफली ऑपरेट कर सके। उसको करने का तरीका पता है क्या होता था? करने का तरीका क्या होता था? पहले तो अपन देखो, अपन ये चाहते थे कि देखो ये इसमें फ्लो कर सकता है, तो मैक्सिमम करंट निकालने के लिए बोलो क्या, वी अपॉन में पी अपॉन में वोल्टेज ना, तो 10/60, क्या 1/6 एम्पियर। तो मैक्सिमम करंट ये फ्लो कर सकते हैं सर्किट में, से ज्यादा करंट फ्लो आप नहीं करा सकते। अरे बोलो क्लियर है ना? अगर ये नहीं जोड़ते ना, करंट याद है कितना होता? अरे करंट कितना होता क्या निकाल सकते थे ना भाई? 60 वोल्ट लगाने पर तो आपके पास में कितना होता? बोलो ये होता ना। लेकिन अगर आप इस सीधा 100 वोल्ट को अगर यहाँ पर जोड़ देते, करंट की वैल्यू 1/6 होती कि ज्यादा होती? तो एक्सेस करंट की वजह से ये फिलामेंट मेल्ट हो जाता, उसको फ्यूज होना बोलते हैं। एक्सेस करंट क्या करता है, इस बल्ब का फिलामेंट क्या कर देता? मेल्ट कर देता, और बल्ब मेल्ट होने से ये बल्ब आपका फ्यूज हो जाता, फिलामेंट मेल्ट होने से बल्ब फ्यूज हो जाता। तो एक्सेस करंट की वजह से ये बल्ब आपका फ्यूज हो रहा है। तो मुझे बेसिकली इस सर्किट में क्या करना था? करंट कंट्रोल करना था। करंट कंट्रोल करना है बेसिकली, मुझे करंट को कम करना है, और करंट को कम करने के लिए मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया सीरीज में। और जैसे सीरीज में रेजिस्टेंस लगेंगे तो सर्किट का आर क्या होगा? बढ़ जाएगा, और आर बढ़ने से सर्किट में करंट कम हो जाएगा, तो सर्किट में करंट कंट्रोल हो जाएगा और आपका बल्ब फ्यूज होने से बच जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू का आर जोड़े ताकि बल्ब फ्यूज होने से बच जाए? ये सवाल मैंने इलेक्ट्रिसिटी में कराए थे आपको। कितने बच्चों को याद आ रहे हैं कैसे सवाल करे थे इलेक्ट्रिसिटी में आपने? अरे करे थे ना। ठीक है अब देखो, तो यहाँ पर आर की वैल्यू अपन निकालते थे। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। वापस से वही बल्ब है, और मेरे पास अब की बार एक एसी सोर्स है 100 वोल्ट का। एसी सोर्स कितने वोल्ट का? बल्ब वही है, मतलब वापस से डेटा वही है। आप बल्ब पर मैक्सिमम 60 वोल्ट लगा सकते हो, 60 वोल्ट से ज्यादा लगाने पर बल्ब फ्यूज हो जाएगा।
आपके पास सोर्स है 100 वोल्ट का, बताओ ये सोर्स अगर मैं डायरेक्ट लगा दूंगा तो क्या होगा? ड्यू टू एक्सेस करंट, एक्सेस करंट, ज्यादा करंट फ्लो करने से आपका फिलामेंट मेल्ट हो जाएगा, तो बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा। मुझे बल्ब को फ्यूज होने से बचाना है, क्या कोई आइडिया है? किस किस के पास आइडिया है कि बल्ब को फ्यूज होने से कैसे बचाएं? अभी थोड़ी देर पहले आइडिया था, तो वापस दिमाग दौड़ाओ, फिर आइडिया आएगा तुम्हारे दिमाग में। दौड़ाओ दिमाग को अपने। यस, बल्ब को फ्यूज होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? अरे बल्ब के साथ सीरीज में, वेरी गुड। लेकिन अब बात को सुनना ध्यान से, मेरे पास बल्ब के साथ सीरीज में जोड़ने के लिए 3 ऑप्शन है, या तो आर जोड़ो या एल जोड़, आर जोड़ो या सी जोड़ो या एल जोड़ो, 3 ऑप्शन है। ध्यान से सुनो, क्योंकि आर के कारण भी रुकावट होती है, और एसी सर्किट में मामला है तो सी और एल भी रुकावट देते हैं। अरे देते हैं ना, तो आर जोड़ो, एल जोड़ो या सी जोड़ो, रुकावट तो बढ़नी बढ़नी है, और रुकावट बढ़नी है तो करंट तो घटनी घटनी है। अरे रुकावट बढ़ेगी तो करंट बोलो तीनों केस में घट जाएगी ना। तो मैं यहाँ पर बल्ब के साथ आर भी जोड़ सकता हूँ, एल भी जोड़ सकता हूँ और सी भी जोड़ सकता हूँ, तीनों चीजें जोड़कर मैं करंट कंट्रोल कर सकता हूँ। पहली बात तो ये, तीनों चीजें जोड़ने से करंट कंट्रोल हो जाएगा। आपने अगर बल्ब के साथ रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो भी करंट कम हो जाएगा, एल जोड़ दिया तो भी करंट कम होगा, और सी जोड़ दिया तो भी करंट कम होगा। लेकिन एक बात बताओ ना, आर अगर जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस से तो पावर लॉस होता है, तो आर को जोड़ने से भले आपका करंट कम हो गया है, करंट कंट्रोल तो कर लिया आपने, लेकिन सर्किट में पावर लॉस ज्यादा हो रहा है। आर को जोड़ने से करंट तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन क्या पावर लॉस बढ़ जाएगा ना? तो बताइए, आर को जोड़ना समझदारी की बेवकूफी? तो क्या करें, या तो सी को जोड़ो या एल को जोड़ो। आपको पता है कि एल को जोड़ने से भी करंट कंट्रोल हो रहा है, और साथ ही साथ अपने को तो ये भी पता है कि यार एल और सी में पावर कंजम्पशन होता ही नहीं है। तो या तो मैं यहाँ पर एक इंडक्टर लगा के जोड़ दूंगा, या फिर एक कैपेसिटर को लाके जोड़ दूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन जो कैपेसिटर होता है ना, वो थोड़ा कॉस्टली होता है। सर्किट में कैपेसिटर को जोड़ना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, तो कैपेसिटर को जोड़ने से आपका करंट भी कंट्रोल हो गया और पावर लॉस भी नहीं बढ़ा, लेकिन कॉस्ट बढ़ गई सर्किट की, और अपने को कॉस्ट पे भी तो काम करना है ना। अरे यार, ये जो वायर होते हैं ना, ये एल्यूमिनियम के क्यों रखते हैं, कॉपर के क्यों रखते हैं? कॉस्ट कम होती है, वरना इससे अच्छा कंडक्टर तो गोल्ड और सिल्वर है, वो नहीं रखते, कॉस्ट भी देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि देखो, अगर कैपेसिटर आप जोड़ते हो, ध्यान से समझना मेरी बात, अगर कैपेसिटर आप यहाँ पर जोड़ते हो तो पावर लॉस भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन सर्किट कॉस्टली हो जाएगा। तो सर्किट की कॉस्ट भी अपने को देखनी पड़ेगी, तो अपन इस आर को भी नहीं जोड़ते क्योंकि पावर लॉस बढ़ता है, सी को नहीं जोड़ते, सर्किट कॉस्टली हो जाता है, अपन इस एल को जोड़ते हैं, इंडक्टर को जोड़ते हैं। तो इंडक्टर को जोड़ने से क्या होता है कि न तो कॉस्ट बढ़ती है सर्किट की, इंडक्टर सस्ता ही पड़ता है। ठीक है, इंडक्टर को जोड़ने से सर्किट की कॉस्ट भी नहीं बढ़ी और पावर लॉस भी नहीं बढ़ा। तो इंडक्टर को जोड़ा जाता है सर्किट में क्या काम करने के लिए? करंट कंट्रोल करने के लिए। तो याद रखना, जब भी सर्किट में करंट कंट्रोल करना होता है, जब भी एसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करना होता है, तो एक एक्स्ट्रा इंडक्टर, वर्ड्स पर ध्यान देना, एक एक्स्ट्रा इंडक्टर सर्किट में लाकर जोड़ दिया जाता है। और ये जो एक्स्ट्रा इंडक्टर सर्किट में लाकर जोड़ा जा रहा है, इसी एक्स्ट्रा इंडक्टर को चोक कोइल नाम दे देते हैं। इसी एक्स्ट्रा इंडक्टर को क्या नाम दे देते हैं? तो चोक कोइल क्या चीज है? एक इंडक्टर है, एक इंडक्टर है जिसको सर्किट में किस लिए जोड़ रहे हैं आप? सर्किट को सुंदर बनाने के लिए जोड़ रहे हैं, करंट को कम करने के लिए जोड़, करंट को कंट्रोल करने के लिए जोड़ रहे हैं ना। तो सर्किट में करंट कंट्रोल करने के लिए इंडक्टर को जोड़ा जाता है, और ये इंडक्टर का नाम दे दिया जाता है चोक कोइल। क्या बात समझ में आ रही है? अब एक बात बताओ, इंडक्टर जोड़ रहे हो तो तार से तो बना है, ये भी आर तो होगा ही होगा, बिना आर का तो कोई तार होता ही नहीं। तो बताइए, इंडक्टर को बनाने के लिए, चोक कोइल को बनाने के लिए किस तरह का तार काम में लेते हैं, जिसका आर बहुत हाई हो कि बहुत लो? तो चोक कोइल का रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो या हाई? लो होता है। तो याद रखना, चोक कोइल में रेजिस्टेंस तो रहेगा, लेकिन लो रहेगा कि हाई रहेगा? लो रहेगा। अच्छा, आइडियल चोक कोइल किसको कहेंगे आप? जिसमें रेजिस्टेंस जीरो। क्या बात समझ में आ गई? तो बताइए, चोक कोइल क्या होती है? एक इंडक्टर। चोक कोइल एक इंडक्टर है ना। अच्छा बताइए, अपन चोक कोइल को एल सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे कि आर की तरह ट्रीट करेंगे कि आरएल सर्किट की तरह? आरएल सर्किट की तरह। चोक कोइल एक आरएल सर्किट हो गया, क्योंकि चोक कोइल में रजिस्टर भी है और चोक कोइल में इंडक्टेंस भी है, आर और एल दोनों है, तो चोक कोइल एक आरएल सर्किट की तरह ट्रीट होगी। हाँ, अगर आइडियल चोक कोइल बोल देता है आपका सवाल, तो फिर उसका आर अपन नेग्लिजिबल मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ एल की तरह कंसिडर करेंगे फिर चोक कोइल। क्या बात समझ में आ रही है? तो हेडिंग लिख दें चोक कोइल, वो तो लिख ही दिया होगा आपने, वो लिख के फिर ये तो कुछ नहीं लिखना इसमें, तो ये तो समझाया था मैंने, इसमें क्या लिखोगे तुम लोग? इसमें जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो आप। चलो, चोक कोइल के बारे में 2 शब्द लिखे।
लिखो आप लोग, फटाफट से लिखो, खत्म करते हैं चैप्टर को, फिर अब मॉड्यूल 6 स्टार्ट करते हैं। चलिए, चोक कोयल के बारे में ऐसे पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना शुरू कर दो, है ना। लिखो, चोक कोयल इज यूज्ड टू कंट्रोल करंट। चोक कोयल, choke coil is used to control current in AC circuit. Choke coil is used to control current in AC circuit at negligible power loss. At negligible power loss. अच्छा, ये नेग्लिजिबल लॉस क्यों बोला, समझ में आई के बात, क्यों बोला बताओ फिर। चोक कोयल में आर तो रहेगा ही रहेगा, बिना आर के तो कोई चोक कोयल बनेगी नहीं। हाँ, ऐसी चोक कोयल को बनाते समय इस तरह का तार लेंगे जिसका आर क्या हो, नेग्लिजिबल, और आर अगर नेग्लिजिबल है तो फिर उसमें पावर लॉस भी नेग्लिजिबल। हाँ, आइडियल चोक कोयल में पावर लॉस नहीं होगा, रियल में जो प्रैक्टिकल जो चोक कोयल होंगे उनमें तो पावर लॉस का होगा ही होगा। समझ गए बात। तो ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, choke coil is an inductor. Choke coil is an inductor having high inductance and negligible resistance. Choke coil is an inductor having high inductance and negligible resistance. High inductance and negligible resistance. Next point लिखें आप लोग, choke coil is based on principle of choke coil is based on principle of choke coil is based on principle of wattless current. Choke coil is based on principle of wattless current. Next point आप लिखेंगे इसमें, resistance of ideal choke coil is 0. Resistance of ideal choke coil is 0. लिख दिया। चलिए, तो एक क्वेश्चन बोलूंगा मैं, चोक कोयल पर एक सवाल बोल दो, लिखे चलो। देखो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ चोक कोयल 10 मिली हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ चोक कोयल 10 मिली हेनरी when it is connected to 10 volt DC source. When it is connected to 10 volt DC source, then power loss is 20 watt. It is connected to 10 volt DC source, power loss is 20 watt. When it is connected to 10 volt AC source, when it is connected to 10 volt AC source, power loss 10 watt. देखो, मैं अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूँ, आप अपने हिसाब से लिख लेना। एक चोक कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस है 10 मिली हेनरी, उसको मैंने पहले तो 10 वोल्ट डीसी सोर्स के साथ जोड़ा तो पावर लॉस 20 वाट आया। अब उसी को मैंने 10 वोल्ट एसी सोर्स के साथ जोड़ा तो पावर लॉस 10 वाट आया। पावर लॉस कितना आया, 10 वाट। लिख दिया, आगे कंटिन्यू करो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स विल बी क्वेश्चन मार्क। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स विल बी क्वेश्चन मार्क। हाँ, आप बताना चाहोगे कि मैं बता दूं? मैं बता दूं, आप लोग कुछ नहीं करना चाहोगे? अच्छा, चोक कोयल क्या होता है, आर होता है, एल होता है कि आरएल सर्किट होता है? तो चोक कोयल जब भी बनाए आप एक आरएल सर्किट बनाए हमेशा। देखो, ये तो आरएल सर्किट हो गया ना, ये तो आर हो गया और ये एक एल हो गया, ये आर और ये एल। इसका एल आपको दे रखा है 10 मिली हेनरी। बोलो क्लियर है?
सबसे पहले तो उसको जोड़ दिया 10 वोल्ट एसी सोर्स के साथ, किसके साथ में, सॉरी 10 वोल्ट डीसी सोर्स के साथ जोड़ दिया। अच्छा बताइए, 10 वोल्ट डीसी जोड़ दिया ना। अच्छा बताओ डीसी सोर्स में बोलो पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। आई कहाँ है मेरे पास, आई होता तो मैं आई लिख देता ना यार। आई है क्या मेरे पास, आई नहीं है तो वी तो है ना मेरे पास, तो वी स्क्वायर अपन आर लिखो ना यार। तो बोलो पावर लॉस कितना है, बोलो जल्दी बोलो। 20, 20 का स्क्वायर नहीं आएगा, 20 आएगा बस। ये वी बोलो कितना है, 10 का स्क्वायर अपॉन में आर। तो आर की वैल्यू अगर देखोगे तो 5 ओम आ जाएगी। तो ये जानकारी तो आपको आर की वैल्यू निकाल के देगी यार, तुम लोग सोल्व करने में लग रहे हो। बोर्ड पे देख लो, यहां से तो क्या मिल गया तुम्हें, आर। अब सुनो सब ध्यान से, आर मिल गया और एल उसने दे ही रखा है अपने को। देखो ये तो चौक कोयल हो गया आपके पास। अब इसी चौक कोयल को आपने 10 वोल्ट के एसी सोर्स के साथ जोड़ दिया। अच्छा आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5। और इस एल की वैल्यू कितनी आ चुकी है, अरे 10 मिली हेनरी आ चुकी है ना। एल की वैल्यू 10 मिली हेनरी आ चुकी है। अच्छा मुझे क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। क्या चाहिए, अब ध्यान से समझना। अच्छा पावर लॉस दे रखा है मेरे को इस बार, क्या दे रखा है। अच्छा बताओ पावर लॉस का फॉर्मूला बोलो क्या होगा। फिर वही आई कहाँ है तुम्हारे पास में, बोलो V अपॉन जेड का स्क्वायर इंटू आर। वी स्क्वायर अपॉन आर मत लगा देना, वी स्क्वायर अपॉन आर नहीं होता एसी के अंदर फॉर्मूला। वो डीसी में होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, एसी में ये होता है वी अपॉन जेड का होल स्क्वायर इंटू आर। गलत फॉर्मूला लगाओगे तो गलत आंसर आ सकता है फिर, है ना। बताओ पावर लॉस कितना है बोलो 10, वी कितना है बोलो, तो ये 10 का स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू बोलो आर कितना है 5। बोलो यही है ना। तो अगर आप जेड की वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितना जाएगा 50। अरे जेड स्क्वायर 50 आ गया ना, जेड स्क्वायर कितना आ गया 50। ठीक है, मैं जेड नहीं निकालना, जेड स्क्वायर रहने दे रहा हूँ, क्यों, मेरे दिमाग में एक्सेल निकालना चल रहा है। अब इधर देखो आप लोग, इक्वेशन होती है जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अरे यही होता है ना, जेड स्क्वायर कितना 50, आर स्क्वायर कितना 25 प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो बोलो एक्सएल स्क्वायर कितना 25, तो बोलो एक्सएल कितना 5 हो। अच्छा एक्सएल आ गया, मुझे तो एफ चाहिए ना। कितने बच्चे एफ निकाल सकते हैं यहाँ से, क्या एफ निकाल दोगे। बताओ बेटा एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ एल। तो बोलो एफ इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन में 2 पाई एल। बोलो एक्सएल कितना आ गया 25 टू, क्या कर रहे हो तुम लोग, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये लो 5। अच्छा एल की वैल्यू बोलो कितनी है 10 मिली, तो ये 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हो गया। क्या करें अब, जो करना है कर लो, तुम्हारे हिसाब से आंसर आ गया। मैंने तो लिख दिया आंसर, आप अपने हिसाब से देख लो जो लिखना है। कितना आएगा नियरली बता सकते हो क्या ये, हाँ 250 बाई, और 250 बटा बाई मतलब लगभग लगभग 80, 80। ठीक, लिख दो आप अपने हिसाब से, लगभग 80 आ जाएगा ना। अरे 280 बटा 3, 250 बटा 3 80 के ऊपर होता है, तो नीचे 3 से ज्यादा है तो लगभग 80 से थोड़ा सा नीचे आ रहा होगा, और क्या 80 के अप्रोक्स आ रहा होगा कुछ कुछ। अब जो भी है एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता है ना, आप अपने हिसाब से निकाल लेंगे। मैं अगला सवाल बोल रहा हूँ। हाँ लेकिन वायर ही ऐसा लेंगे ना जिसका आर कम होगा। मैं, मुझे पता है कि आर से पावर लॉस होता है, तो सिंपल सी बात है जो चौक अपन बनाते हैं वो ऐसे वायर का बनाते हैं, ऐसे मटेरियल का बनाते हैं जिनका आर कम रहता है, तभी तो उसकी वजह से पावर लॉस नेग्लिजिबल रहेगा। ज्यादा आर वाला कोयल अगर बना लिया आपने तो फिर पावर, फिर तो फायदा है कि आर ही जोड़ लेते ना डायरेक्ट, इंडक्टर बनाने की जरूरत कहाँ थी, उसको सिंपल तार लगा के जोड़ लेते हैं। अपन तो चाहते हैं ना लॉस कम हो, इसलिए मटेरियल ऐसा काम में ले रहे हैं जिसकी वजह से लॉस नहीं हो, बस करंट कंट्रोल हो जाए।
हाँ बोलिए। हाँ क्योंकि इंडक्टर के अंदर वी और आई 90 डिग्री पे रहता है ना, तो यही तो है वोल्टलेस करंट। वोल्टलेस करंट का मतलब क्या होता है भाई? करंट के दो कंपोनेंट करेंगे, एक वी के डायरेक्शन में, एक वी के परपेंडिकुलर। तो वी के डायरेक्शन में तो आर के अंदर रहता है करंट, और इंडक्टर में करंट वी के डायरेक्शन में रहता है कि वी के परपेंडिकुलर रहता है? तो चौक वाले के इंडक्टर ही तो है, तो करंट वी के परपेंडिकुलर रहेगा ना उसमें, तो इसलिए वाटलेस करंट हो जाएगा उसमें। समझ गए बात? चलो, क्या लिख चुके हैं क्या आप लोग? लिख चुके तो फिर अगला सवाल देखो। अ choke coil and resistance are connected in series. Choke coil and resistance are connected in series. Choke coil and resistance are connected in series with AC source of potential 130 volt. AC source of potential 130 volt. AC source of potential 130 volt. If potential across the resistor is 50 volt, potential across the resistor is 50 volt, what is the potential across choke coil? What is the potential across choke coil? अब इधर देखना आप लोग, है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। अच्छा, वैसे तो चोक कोयल अगर देखा जाए तो एक आरएल सर्किट होती है ना। इस क्वेश्चन में तुम्हें कहीं भी कोई हिंट ऐसा है जिससे तुम इसका एल ला सकते हो, सॉरी आर ला सकते हो? इधर देखो बेटा आप लोग, इधर देखो, पूरा पूरा फोकस, पूरा पूरा ध्यान आपका इधर होना चाहिए। अच्छा देखो, ये तो एक रेजिस्टेंस हो गया, और ये आपके पास एक चोक कोयल हो गई। अरे बोलो, ये कौन हो गया? चोक कोयल हो गई। ये रजिस्टर हो गया और एसी सोर्स के साथ जोड़ दिया आपने। अच्छा ध्यान से सुनो, और इसका जो वोल्टेज है बोलो वो कितना है? 130 वोल्ट। रजिस्टर के अक्रॉस बोलो कितना है? 50। जो क्वेश्चन ने बोला वो लिख दिया मैंने, डायग्राम में बना दिया यहाँ पर। अच्छा, मुझे किसका वोल्टेज चाहिए? चोक कोयल। और कुछ नहीं जा रहा, कुछ नहीं कहा जा रहा, तो चोक कोयल को आइडियल मानते भाई। इक्वेशन करने का तरीका होता है ना, चोक कोयल को क्या मानेंगे? आइडियल। तो चोक कोयल का वोल्टेज में वीएल मान लेता हूँ। चोक कोयल का वोल्टेज क्या मान लेता हूँ? वीएल। क्या आप इस वी में, वी आर में, वीएल में रिलेशन बता सकते हो? कितने बच्चे रिलेशन बता सकते हैं? बताना। इसमें ये पढ़ रखा है अपन ने पहले भी। बोलो बेटा, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल। बोलो ये कितना है? 130 अंडर रूट के अंदर 50 का स्क्वायर, और ये वी एल स्क्वायर। अच्छा सुनो, मैं तो कैलकुलेट भी नहीं करूँ, पाइथागोरन ट्रिपलेट याद है क्या? 5 12 13, 5 12 और 13 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है ना। ये 13, ये 5, तो ये 12, लेकिन पीछे 0 0 चल रहा है ना इनमें। तो बोलो वी एल इज इक्वल टू कितना होगा? 120 वोल्ट। आंसर खत्म। ये मॉड्यूल 5 खत्म आपका। मॉड्यूल 5 खत्म। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स, सबसे ज्यादा वेटेज वाला पूरी फिजिक्स में चैप्टर। 5 क्वेश्चन का वेटेज है चैप्टर का। एसी में 2 क्वेश्चन मान लो आप। मॉडर्न फिजिक्स सबसे सिंपल चैप्टर पूरी फिजिक्स का, मजाक नहीं कर रहा, आप देख लेना। चलो अब मैंने अब तक जो भी पढ़ाया ना आपको, उसमें सबसे सिंपल। अब आप देख लो, मैंने आपको 2 मॉड्यूल पढ़ा दिए पूरे, 2 मॉड्यूल पढ़ा दिए ना। इन 2 मॉड्यूल में जितने भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए, उससे सबसे सिंपल चैप्टर है ये मॉडर्न फिजिक्स, उससे भी सिंपल। इसमें पता है आपको दिमाग ही नहीं लगाना, बहुत कम दिमाग लगेगा इसमें आपका। सर वो तो अभी तक भी नहीं लगा रहे थे हम लोग। मतलब बहुत ही मजेदार, बहुत। और इसमें ना एक और चीज बताओ, चैप्टर की खास बात, इसमें ना छोटी छोटी कहानियां है। मतलब ये ना, ये चैप्टर ऐसे समझो कि मल्टीपल टॉपिक से मिलकर बना हुआ है। देखो क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, पहले मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा इधर देखो आप लोग, जो आपका मॉडर्न फिजिक्स है ना, इधर देखो आप लोग, इधर देखो आप लोग। टोटल इसमें 6 पार्ट है। अगर मॉड्यूल के हिसाब से देखोगे तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उस पर ध्यान मत देना, जो मैं बोल रहा हूँ उधर देखना आप लोग। इसमें टोटल 6 पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स के। फर्स्ट पार्ट है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
सेकेंड पार्ट है आपका मैटर वेव्स, थर्ड पार्ट है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स, फोर्थ पार्ट है आपका रेडियो एक्टिविटी, फिर ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और फिर ये है एक्स रेज। सुनते जाओ, बस बीच में मत बोलना थोड़ा यार प्लीज, बोर्ड पे देख लो। ये 6 पार्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक्स रेज। ठीक है, ये कभी अपने सिलेबस में नहीं रहा, सुनते जाना पूरी बात, ये कभी अपने सिलेबस में नहीं रहा। जब एम्स का एग्जाम होता था ना, जब इसको पढ़ाया जाता था एक्सरेज को, एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, और न नीट के सिलेबस में कोई मेंशन है, और न नीट में से कोई सवाल आया, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अपन इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे, मतलब थोड़ा सा ऊपर ऊपर से, मतलब थोड़ा सा एक्सरे के बारे में बताएंगे कि एक्सरे क्या होता है ना, थोड़ा बहुत, मतलब एक्सरे का एक एलिमेंट आइडिया देने के हिसाब से अपन इसको देखेंगे। मॉड्यूल में भी 2 4 5 लाइन इसके बारे में लिख रखी है, जितनी सी लाइन उसमें लिख रही है उतना सा पढ़ना है आपको, बहुत डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है एक्सरे के बारे में, तो न सिलेबस का पार्ट है और न डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा बहुत एलिमेंट आइडिया देने के हिसाब से पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा। रेडियो एक्टिविटी, ये पहले पूरा बढ़िया सा चैप्टर हुआ करता था, पूरा डिटेल में हुआ करता था, एनसीईआरटी ने इसको हटा दिया। अभी सिलेबस जब रिवाइज हुआ था ना, सुन लो पहले, एनसीईआरटी ने इसको हटा दिया है, और ये जहां पर पूरा एक अच्छा खासा चैप्टर हुआ करता था, इसको सिर्फ 3 पैराग्राफ का चैप्टर बना दिया एनसीईआरटी ने, थ्योरेटिकल, सिर्फ 3 पैराग्राफ का एक थ्योरेटिकल चैप्टर बना दिया। लेकिन नीट वाले बड़े चालाक होते हैं, उन थ्योरेटिकल लाइन से भी वो क्वेश्चन निकाल सकता है, ठीक है ना। तो जितना डिटेल में पहले पढ़ते हैं तो उतना डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थ्योरेटिकल लाइन के हिसाब से जहां तक एग्जामिनर सोच सकता है उतनी बात अपन रेडियो एक्टिविटी के बारे में करेंगे, ठीक है ना। मतलब उन थ्योरेटिकल लाइन से जो जो बातें वो पूछ सकता है, जो जो बातें जहां जहां से वो सवाल पुटअप कर सकता है, वो सारी बातें अपन, उसने तो बस 3 लाइन की बात करी है, अपन उन 3 लाइन को बहुत एक्सटेंडेड, मतलब 3 पैराग्राफ को बहुत एक्सटेंडेड फॉर्म में अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बात। एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिजिक्स में चैप्टर भी एनसीईआरटी के अंदर भी है, और ये केमिस्ट्री के अंदर भी है, दोनों सब कुछ सेम है, कॉमन चैप्टर है फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। क्वेश्चन इसका फिजिक्स हर साल आता है, फिजिक्स में इसको नहीं पढ़ाया जाता, कॉमन चैप्टर है, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, कॉमन चैप्टर है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, एक ही जगह पढ़ना है इसको, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है इसको, मैं भी नहीं पढ़ाता, और नहीं इसके क्वेश्चन बताता हूँ मैं। वो आएंगे ना वापस सर आपके फिजिकल के, नहीं मैं माइनर में भी क्वेश्चन नहीं दूंगा इसके, मेजर में क्वेश्चन आएंगे इसके डायरेक्ट। अरे मेजर तक जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना पूरा पीसीबी का मिला के, तब क्वेश्चन आएंगे, और इसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर भी होता है आपके केमिस्ट्री के अंदर। आपके जो केमिस्ट्री वाले टीचर आएंगे उनको भी पता है कि उसके मतलब इस चैप्टर के जो फिजिक्स के मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दे रखे हैं आप उन्हीं से पूछने वाले हो, वो मेंटली उनको पता है ना, चिंता मत करो, उनको पता रहता है ये बात कि फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, बट पढ़ाया नहीं जाता क्लास के अंदर, क्योंकि वो केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिस्ट्री में उसको पढ़ाया जाता है, कॉमन टॉपिक है, दोनों जगह है, दोनों जगह सेम ही है, ठीक है ना। तो इसको केमिस्ट्री में ही पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में इसको नहीं पढ़ाया जाता। माइनर में कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा कभी मैं इसका, ठीक है। मेजर में इसका क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये याद रखना, मेजर का मतलब जब आपका पूरा सिलेबस हो चुका है तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर के बारे में तो बात हो ही गई, बेसिकली 3 चैप्टर अपने को डिटेल में पढ़ना, डिटेल में पढ़ना तो ये भी और पढ़ना तो ये भी है, लेकिन ये थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया देना है, इसका तो एलिमेंट्री आइडिया दूंगा, और इसको जितना एनसीईआरटी में लिखा है उसको एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो बेसिकली 3 चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ने अपने को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, और रेडियो एक्टिविटी भी पढ़ेंगे और थोड़ा एक्सरे भी पढ़ेंगे, इसको तो बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे। बात समझ गया। अच्छा, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से बात, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग, क्या कंप्लीट कब तक होगा? यार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तुम इसको हल्की में मत लेना, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स, सबसे ज्यादा वेटेज है इसका, पता है। और एक अच्छी बात है, एक अच्छी बात और बताऊं मैं आपको, कि जैसे मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन जनरली गलत ही नहीं होते, बच्चों से गलत नहीं होते, मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन सही होते हैं, क्वेश्चन इजी रहते हैं इसके, चैप्टर भी इजी है, इसके क्वेश्चन भी इजी है, मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे, बहुत इजी टॉपिक है ये। मतलब ये जो आपने मॉड्यूल 4 5 पढ़ा ना, ये 12th का सबसे टफ पोर्शन है, मॉड्यूल 4 5 12th का सबसे टफ पोर्शन है, उसके बाद में ऑप्टिक्स, और उससे भी इजी ये वाला पार्ट। ऑप्टिक्स टफ है, मॉड्यूल 4 से टफ है। नहीं नहीं नहीं,
अरे यार अब तुम वो एंगल वगैरह नहीं देखते, मैथ्स वगैरह में उलझते रहे, उसका तो कुछ नहीं। फिजिक्स वाइज बात कर रहा हूँ मैं, मैथमेटिक्स के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ। कहाँ ऑप्टिक्स की मैथ, ऑप्टिक्स में फिजिक्स कहाँ टफ है यार। मैथमेटिकली आप परेशान हो सकते हैं उसमें भले, लेकिन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट वाइज आप उसको, फिर तो ऐसे जब तुम्हारा ये मैटर वेव जब तुम्हारा होगा ना, मैटर वेव के अंदर एक ही फॉर्मूला है, एच अपॉन लेमडा। इसी पर सवाल कराता रहूंगा मैं आपको। अब इसी में ना, इस एच अपॉन लेमडा को मैं चार पांच अलग अलग फॉर्म में लिख दूंगा। पी बराबर एच अपॉन लेमडा को चार पांच अलग अलग फॉर्म में लिख दूंगा मैं, ठीक है, और इसी पर सवाल कराता रहूंगा। फिर आप बोलोगे सर ये भी टफ है यार, एक फॉर्मूला है, अगर उस पर भी सवाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करें। मॉडर्न फिजिक्स, एक पेज छोड़ देना कभी कुछ एसी में लिखने का मन होगा, हालांकि आज तक तो नहीं हुआ, ये चैप्टर खत्म होने के बाद फिर भी अगर कभी हो गया मन, हाँ इसमें डाउट है क्या। हाँ उसमें तो देखा ना, डीसी के साथ जोड़ने पर अगर उसमें करंट है मतलब आ रहे उसमें। पहली बात है, फालतू की बात बोलना ही बंद कर दो तुम, उम्मीद ही मत रखो 1% भी। हाँ बोलो। डीसी सोर्स जोड़ने पर भी करंट है ना, डीसी सोर्स जोड़ने पर तभी करंट आएगा जब उसमें आर होगा। हाँ क्योंकि एल से तो कोई रुकावट होती नहीं ना डीसी सोर्स में, तो आर है, इसीलिए तो दे रखा है डीसी सोर्स, मतलब वो आर और एल दोनों है कोयल में, इसमें कुछ नहीं कहा जा रहा, तो आइडियल कोयल है फिर वो। चलो इधर देखो आप लोग, हाँ बोल बोल। अरे यार एक मिनट, बातें बातें करना बंद करो पहले तो। एसी को वो बता दिया मैंने बीच में ही, वो जो फॉर्मूला दिखाई थे ना चार पांच, जब वो अपना आर एल एल सी और वो वाला, आर एल सी के पहले बता चुका वो तो मैं, बस वही है एसी में, और क्या है बताओ मेरे को। चले अब स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स, तैयार है सब लोग। चलो मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले लिखेंगे आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर का नाम हो गया, आ गए यार, मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर का नाम हो गया, और उसमें ये चार चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ। सब चैप्टर बोल दो, चैप्टर भी क्या बोल दो, चैप्टर तो मॉडर्न फिजिक्स हो गया ना, उसके चार सब चैप्टर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव, न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी। ये चार चीजों में पूरा नोट्स में लिखाऊंगा, इसको तो बस जो मॉड्यूल में लिखा है उतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है ना। चलो तो पहले लिखो आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा चलो, ये नाम वाम सुना है कि आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कभी, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो आप लोग, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। अच्छा चलो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कितने लोग क्या जानते हैं बता दो बस मेरे को। हाँ जो जानती हो बता बेटा, हाँ क्या जानती है बता दे, जो भी जानती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, हाथ खड़े किया था ना। हाँ तो जो जानती हो बता दे। अच्छा तो देखने देना, पागल है लोग तो बता क्या जानती है इसके बारे में। नहीं बताना चाहती कोई बात, कोई बताना चाहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, हाँ बता बेटा। आज जितना जानती हो उतना बताते हैं, एक मिनट आराम से सुनने दो पहले उसकी बात। लाइट की, हाँ हाँ, एक्साइटमेंट होना से बेटर वर्ड है एग्जिट हो जाना, एमिट हो जाना। हाँ ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। हाँ ठीक है, और इतना ही होता है बस। हाँ बोल कुछ। इलेक्ट्रॉन्स, वो सेकेंडरी इमिशन होता है, नॉट फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। कोई बात नहीं, ट्राई करो आप लोग। और कुछ, चलो मैं समझाता हूँ आपको, इधर देखो आप लोग। अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, चलो ये तो बाद में समझाऊंगा, पहले मैं कुछ बातें अपनी तरफ से समझाता हूँ आप लोग। अच्छा जैसे मान लो ये मेरे पास एक मेटल है सपोज, डस्टर है, डस्टर हालांकि वुड का बना है। अब ध्यान से सुन लेना, सोते हुए लोग जाग जाओ, अब नया चैप्टर शुरू हो चुका है, ठीक है ना। जो लोग सो रहे थे ना अभी तक एसी में, वो लोग जाग जाएं, नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है अब लोग, है ना। एसी में ही सो रहे थे और क्या है आप लोग, चैप्टर भी एसी था और चल भी एसी रहा है। चले इधर देखो आप लोग, समझाना शुरू करूं। पहली बात बोल देता हूँ, स्कोरिंग चैप्टर है, आराम से आप 5 into 4 मतलब 20 मार्क्स आराम से ला सकते हो चैप्टर के अंदर। अरे 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है ना, तो आराम से आप लोग 20 नंबर ला सकते हो इसके अंदर। बहुत इजी चैप्टर है, मजाक नहीं कर रहा मैं आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात इंटरेस्टिंग है, छोटी छोटी कहानियां चलेगी इसके अंदर, हर कहानी एक दूसरे से अलग है, इसको इससे मतलब नहीं और इसको इससे मतलब नहीं, हर कहानी अपने आप अलग चलेगी।
समझ गए आप लोग? चले इधर देखो आप लोग, इधर देखो, मतलब आपस में लिंक नहीं है ये पार्ट, आपस में सेपरेटेड पार्ट है सब लोग। शुरू करें बोल रहे थे आप लोग? चलो मॉडर्न फिजिक्स को समझने के लिए पहले कुछ बातें पर इसमें समझते हैं कि जैसे मान लो ये अपने पास एक मेटल का पीस है, सपोज ये एक मेटल से बना कोई पीस है मेरे पास में। अब आप सब लोग जानते हैं कि मेटल में कंडक्टर, और कंडक्टर में काफी लार्ज नंबर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस मेटल को पीस को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। अब ये क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी एक्वायर करेंगे, और थर्मल एनर्जी एक्वायर करके वो क्या करेंगे, इस मेटल के अंदर मोशन करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कि रैंडम डायरेक्शन में। तो इस मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है ना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो इसमें रैंडम मोशन चल रहा है, वो रैंडम मोशन केवल इस मेटल के अंदर अंदर ही होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन इस मेटल से बाहर नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? सुनो, मेटल के न्यूट्रल है ना। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन इस मेटल से बाहर निकलने की ट्राई कर रहा है, सपोज करो। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कोई मेटल से बाहर निकलने की ट्राई करेगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर मेटल से बाहर निकलने लगेगा तो इस मेटल पर क्या डेवलप होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज। और वो पॉजिटिव चार्ज जो मेटल पर डेवलप होने लगेगा वो इस इलेक्ट्रॉन को वापस से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात हो रही है, तो जो मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिर्फ मेटल के अंदर ही रोम कर सकते हैं, मतलब मेटल के अंदर ही रैंडम मोशन कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते, उसका रीजन समझ में आया? अच्छा बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से बाहर निकाला जा, अपने आप तो नहीं जा पा रहे, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल के बाहर निकल सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम लोग? एनर्जी दे सकते हैं। हाँ, एनर्जी देकर वो जो अट्रैक्शन का जो बॉन्ड बन रहा था कि उसको अपन ब्रेक करा सकते हैं। तो जो मेटल होती है उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका रैंडम मोशन मेटल के अंदर चलता रहता है। वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस मेटल के अंदर ही रोम कर सकते हैं, मेटल के अंदर ही मोशन कर सकते हैं। वो मेटल से अपने आप बाहर नहीं निकल सकते। अगर मुझे इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो मुझे कुछ एडिशनल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर लाने के लिए, मेटल से इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने के लिए जो एडिशनल एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ती है, दैट एडिशनल एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। उस एडिशनल एनर्जी को क्या बोलते हैं? तो एक टर्म मैंने इंट्रोड्यूस कर दी, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आपको मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है, वो मिनिमम एनर्जी उस मेटल का वर्क फंक्शन कहलाती है। वो मिनिमम एनर्जी क्या कहलाती है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि इस मेटल का वर्क फंक्शन सपोज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में रिलेशन जानते हैं क्या आप लोग? कितने बच्चे जानते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिलेशन? इस चैप्टर में फ्रीक्वेंटली यूज आएगा रिलेशन, फ्रीक्वेंटली यूज में आने वाला रिलेशन है। तो जैसे मान लीजिए, ध्यान से सुनो आप लोग, जैसे मैंने बोला कि इस मेटल का वर्क फंक्शन अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? इस मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एडिशनल आपको इलेक्ट्रॉन्स को देनी पड़ेगी। जब तक आप इलेक्ट्रॉन्स को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी नहीं दोगे तब तक वो इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर नहीं निकलेगा, मेटल में घूमता रहेगा, मेटल से बाहर नहीं निकलेगा। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? आपने अगर 6 दे दी तो निकलेगा क्या? कि पूरा 5 ही लेके निकलेगा? क्या 5 से ज्यादा देने पर भी निकल जाएगा? तो अगर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि किसी मेटल का वर्क फंक्शन अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम एनर्जी होगी उस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। 5 दोगे तो निकल जाएगा, 5 से ऊपर दोगे 6 7 8 9 10 ऊपर दोगे तो भी निकल जाएगा, बट 5 मिनिमम एनर्जी है जिसको, जिससे कम देने पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो बताइए वर्क फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। किसी मेटल के सरफेस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो उस मेटल का क्या कहलाएगी? वर्क फंक्शन। और ये जो वर्क फंक्शन होता है ना, ये मेटल डिपेंडेंट होता है, ये मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है। अलग अलग मटेरियल का वर्क फंक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास कॉपर का एक पीस है, एक सिल्वर का पीस है, या फिर एक प्लेटिनम का पीस है, मतलब अलग अलग मेटल के मेरे पास पीस है। तो अलग अलग मेटल्स में भी क्या सब में सेम एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? अलग अलग अमाउंट में एनर्जी चाहिए। तो जो वर्क फंक्शन होगा वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मटेरियल पर। अलग अलग मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन क्या होता है? अलग अलग। अब देखो एनसीईआरटी के अंदर है ना, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स उसने लिख रखे हैं, एक टेबल सा लिख रखा है जिसमें अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन उसने लिख रखा है। तो टेबल तो याद नहीं करनी, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जैसे उसने, अच्छा वर्क फंक्शन को फाई से लिखते हैं, फ्लक्स नहीं है यहाँ पर। फाई, फाई क्या होता है? अच्छा जो सीजीएम होता है ना, सीजीएम का वर्क फंक्शन लगभग लिख रखा है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सीजीएम का वर्क फंक्शन है। अच्छा जो प्लेटिनम है उसका वर्क फंक्शन लगभग लिख रखा है 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब प्लेटिनम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की नीड है। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से वर्क
4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर दोगे इलेक्ट्रॉन्स को तो प्लेटिनम से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। लेकिन अगर सीजियम के इलेक्ट्रॉन्स को दे दोगे 4 तो निकल जाएगा, क्योंकि सीजियम का वर्क फंक्शन कितना है 2.1। ऐसा बहुत सारी मेटल का वर्क फंक्शन लिख रखा है, याद तो करना नहीं है, इनका भी नहीं याद करना, लेकिन जस्ट एग्जांपल के लिए अपन लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ से एक चीज अपने को समझ में आती है कि मेटल्स का जो वर्क फंक्शन है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज में होता है। भाई एनर्जी की तो बहुत सारी यूनिट है ना, जूल है, कैलोरी है, अर्ग है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये सब किसकी यूनिट है एनर्जी की। तो जो वर्क फंक्शन होता है वो किस यूनिट में होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मेटल के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो उसका वर्क फंक्शन हो गई। अलग अलग मटेरियल का वर्क फंक्शन अलग अलग हो गया, और वर्क फंक्शन का जो ऑर्डर होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर मेटल का वर्क फंक्शन होता है। क्या बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, तो आप लोग ये समझ में आ गया यार, वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। उससे कम एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, उतनी है उससे ज्यादा दोगे तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा। बोलो बात समझ में आई? चलो अब सवाल आता है कि अगर मैं मान लो जैसे मेरे पास कोई मेटल है, इससे मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्या क्या तरीके मेरे पास इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के हो सकता है? मल्टीपल तरीके इलेक्ट्रॉन को निकालने के, ध्यान से सुनो। देखो, एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं इस मेटल को गर्म करना शुरू कर दूं, है ना। गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, और जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए निकलने के लिए जब उतनी मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देंगे। तो मेटल को गर्म करके, मेटल को हीट करके उससे इलेक्ट्रॉन को निकलना, ये प्रोसेस कहलाता है थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक, थर्मोआयनिक इमिशन, मैं लिखवा दूंगा इंग्लिश इसकी, है ना। मतलब तुम तो ऐसे समझो कि मेटल को हीट करके मेटल का टेम्परेचर बढ़ा के उससे इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकता है। मेटल का टेम्परेचर बढ़ा के मेटल से क्या निकाले जा सकता है? तो मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने से उसका इलेक्ट्रॉन का जो है ना वो क्या बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा। और जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को लिए चाहिए उतनी एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन के पास हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलना शुरू कर देंगे। दिस इज कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। अरे यार जो तुम्हें बोलना है बोल लो, फालतू की बात मत करो, है ना। थर्मियोनिक इमिशन उसको बोलेंगे। अच्छा, दूसरा बोलता है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन में क्या करते हैं कि जैसे मेटल है उसको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रख देंगे। जैसे मेटल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रख दिया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाता है। अच्छा, फोर्स होता है F बराबर QE। जितना फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा। तो जब बहुत हाई स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड में मेटल को रखा जाता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लगभग 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर। किस ऑर्डर का इलेक्ट्रिक फील्ड? 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर। जब इस स्ट्रेंथ का, इस ऑर्डर का इलेक्ट्रिक फील्ड में मेटल को जब रखा जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मेटल से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, ये कहलाता है फील्ड इमिशन। क्या कहलाता है? अच्छा, एक और तरीका है मेरे पास इलेक्ट्रॉन निकालने का। मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे बहुत हाई एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स पर इंसिडेंट हो, हाई काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को मेटल पर इंसिडेंट करेंगे, तो जो हाई काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है वो मेटल से टकराएंगे, और टकराने से उनकी एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। तो वो एनर्जी ट्रांसफर हुई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जा सकते हैं। यस और नो? तो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को मेटल पर इंसिडेंट करके, हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को मेटल पर बॉम्बार्ड करके इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना कहलाता है सेकेंडरी इमिशन। क्या कहलाता है? तो कितने इमिशन बता चुका? पहला, टेम्परेचर बढ़ा के। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। तीसरा, हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट करवा के। और चौथा, लाइट इंसिडेंट करा के। चौथा क्या करके? आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या लाइट के अंदर भी एनर्जी होती है ना? तो जब मैं किसी मेटल सरफेस पर लाइट इंसिडेंट करूंगा तो लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करके भी, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके भी मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। तो जो लाइट की फॉर्म में आप एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हो, उस एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होके इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना, ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रॉन एमिशन को इलेक्ट्रिक एमिशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो लाइट के इंसिडेंस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाना मेटल से, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? तो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन एमिशन के 4 तरीके हैं, है ना। पहला तरीका टेम्परेचर बढ़ा के, दूसरा तरीका स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा के, तीसरा तरीका है हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को गिरा के, और चौथा तरीका लाइट गिरा के। तो लाइट गिरा के जो इलेक्ट्रॉन निकालने का जो तरीका है, ये तरीका कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और अपने को चौथा तरीका है पढ़ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब है मेटल सरफेस पर लाइट गिरेगी, और लाइट गिरेगी तो मेटल से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। और ये एमिशन कब होगा, किस कंडीशन के साथ होगा, ये सारी डिटेल अपने को यहाँ पर करनी है। अभी तो मैंने सिर्फ इतना बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब लाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन का
इजेक्टोन एमिशन होना, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब किन कंडीशन में एमिशन होगा, क्या क्या इसके लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए, ये सारी बात अपन यहाँ पर डिटेल में चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। क्लियर है बात। अब थोड़ी सी मैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की हिस्ट्री बता दूं आपको कि जो फोटो, अच्छा एक और बात, इस पूरी मॉडर्न फिजिक्स की एक खास बात है, ये मॉडर्न फिजिक्स लगभग ऐसे समझो कि जितनी भी फिजिक्स अपन इसमें पढ़ने जा रहे हैं ये सब 1900 के बाद की फिजिक्स। अब तक आप जो भी फिजिक्स पढ़ रहे थे वो सब 1900 के पहले की फिजिक्स थी, वो थी क्लासिकल फिजिक्स। ये है मॉडर्न फिजिक्स। और आपको याद है इस टाइम के बाद में जो साइंटिस्ट लोग हैं उनको नोबेल प्राइज मिलने लगे थे। कब से मिलना स्टार्ट हुआ था नोबेल प्राइज, गूगल सर्च करके आना, 1900 के आसपास से नोबेल प्राइज मिलना शुरू हुए थे, शायद 1899 से मिले था, जितना मेरे को याद, देख लेना, मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं पता, गूगल कर लेना आप लोग, है ना, मोबाइल का सही यूज भी कर लेना थोड़ा सा। तो काम की बात सुने आप लोग, तो ये मान के चलो कि मॉडर्न फिजिक्स पे जितने जितने साइंटिस्ट आएंगे ना वो सब नोबेल प्राइज विनर है। जितनी भी बात अपन साइंटिस्ट के बारे में करेंगे सबको लगभग लगभग क्या मिल रखा है, नोबेल मिल रखा है। इसके पहले नोबेल होता ही नहीं था। जैसे अपन ने जो पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ी है, अच्छा मॉड्यूल 4-5 को कमांडली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जैसे 11th वाले पोर्शन को आप मैकेनिक्स बोलते हो ना, वैसे 4-5 का नाम होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नाम से अपन इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो तो काम की बात अपन करें तो मॉडर्न फिजिक्स पर अपन बात करें थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हिस्ट्री की अपन बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था, ये कैसे हुआ था। अच्छा हर्ट्ज का नाम आपने सुना, फ्रीक्वेंसी यूनिट जिसके नाम पर रखी गई है, वो क्या कर रहा था, लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था कुछ। अच्छा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने का काम कर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आप पढ़ ही चुके हैं। अच्छा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसने प्रोड्यूस किया था, अरे मैक्स ने थ्योरी दी थी उसके बारे में, छोड़ो चलो फालतू की बातें पूछ लेता हूँ। अच्छा जो हर्ट्ज नाम का एक साइंटिस्ट है ना, जिसके नाम पे फ्रीक्वेंसी यूनिट रखी गई है, वो लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ठीक है, क्या कर रहा था वो तो वही जाना है, कुछ एक्सपेरिमेंट वो कर रहा था। तो एक्सपेरिमेंट करने के दौरान उसने क्या नोटिस किया, मतलब वो जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसके अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट यूज हो रही थी। क्या यूज हो रही थी, और वहां पर एक जिंक की प्लेट रखी हुई थी, जिंक प्लेट रखी हुई थी। तो उसने देखा कि वो जिंक की प्लेट रखे रखे थोड़ी देर बाद पॉजिटिव बन गई। क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई। अच्छा उस समय तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, उस समय तक क्या डिस्कवर नहीं हुए थे। अब यार कोई चीज न्यूट्रल से पॉजिटिव बन गई, इसका मतलब उसमें कुछ नेगेटिव निकला है। तो हर्ट्ज ने तो ये बोला कि यार इस प्लेट पर ये प्लेट पहले न्यूट्रल थी और अब ये क्या बन गई, पॉजिटिव, इसका मतलब इससे कुछ नेगेटिव चीज निकली है। अब वो इलेक्ट्रॉन को उस समय जानते ही नहीं थे इलेक्ट्रॉन क्या होता है। हर्ट्ज ने जब इसको डिस्कवर किया था उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताते कि इलेक्ट्रॉन नाम का कोई पार्टिकल भी होता है, प्रोटॉन भी नहीं जानते थे उस समय। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था, फिर प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था, फिर न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था। समझ गए बात को। तो फिर बाद में जब और भी रिसर्च की तो ये पता चला, फिर उसके कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद में फिर ये कंफर्म हुआ कि यार इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकले। तो उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि जब किसी प्लेट पर लाइट इंसिडेंट कर रही है, जब आप मेटल प्लेट पर क्या इंसिडेंट कर रहे हो, लाइट, क्या बात है, जब आप किसी प्लेट पर लाइट इंसिडेंट कर रहे हो तो लाइट इंसिडेंट करने से उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। ये किसने बताया, तो ये फिनोमेना सबसे पहले, ये जो इफेक्ट है सबसे पहले हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन डिस्कवर किया था, तो आंसर है हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इस पर रिसर्च की, इस पर एक्सपेरिमेंटल वर्क किया। तो एक, अच्छा दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेनली इस पर वर्क किया, एक तो होलबॉक और एक थे लेनार्ड। लेनार्ड करके एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने इस पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया, लेकिन इनका जो वर्क है वो सबसे सिग्निफिकेंटली वर्क है। तो लेनार्ड ने इस पर एक्सपेरिमेंटल वर्क किया। क्या क्या वर्क किया वो अपने सिलेबस में। तो लेनार्ड ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिसर्च किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया, और एक्सपेरिमेंटल स्टडी करके इससे कुछ रिजल्ट्स उन्होंने निकाले। लेनार्ड ने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करी, एक्सपेरिमेंटल वर्क किया इसके ऊपर, और वर्क करके कुछ उन्होंने रिजल्ट्स निकाले, कुछ कंक्लूजन निकाले कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये चीजें हो रही है, ठीक है। उन कंक्लूजन को जब उन्होंने समझने की कोशिश करी तो वो उन कंक्लूजन को नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर ली,
अरे सपोज एक्सपेरिमेंटल स्टडी से उन्होंने पाया कि यार ये करने पर ये हो रहा है, हाँ समझना आप एक प्रैक्टिकल, जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कोई और उन्होंने देखा कि यार एक्सपेरिमेंट के अंदर ये चीज हो रही है, लेकिन उस वो क्यों हो रही है उसका रीजन वो नहीं समझ पाए। एक्सपेरिमेंट से ये तो देख लिया कि यार ये हो रहा है, लेकिन उसके पीछे की फिजिक्स क्या है, वो क्यों हो रहा है, ये लेनार्ड नहीं समझ पाए। रिजल्ट तो निकाल के दे दिए कि यार देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ऐसा ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है इसका आंसर उनके पास में नहीं था। हाँ, उनके सवालों को आंसर किया था आइंस्टीन। किसने? आइंस्टीन। अरे जो भी रहे यार, तुम अपने इंग्लिश अपने पास रखा करो, है ना, फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं, फिजिक्स की बात करो आप लोग। तो आइंस्टाइन ने जो है, अरे यार जो भी है ठीक है ना, तो आइंस्टीन ने जो है वो, लेनार्ड ने जो रिजल्ट्स निकाले थे ना एक्सपेरिमेंटल स्टडी करके, जो भी रिजल्ट्स, जो भी ग्राफ वगैरह लेनार्ड ने बनाए थे एक्सपेरिमेंट करके, वो सारे ग्राफ्स को, उन सारे रिजल्ट्स को, उन सारे फिनोमेना को किसने एक्सप्लेन किया था? आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था। और आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, 1906 के अंदर आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ गए बात को? तो ध्यान से सुनो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है पहले तो बताओ आप लोग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये है कि मेटल पर लाइट इंसिडेंट करने से इलेक्ट्रॉन का निकलना। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज, एक्सप्लेन बाय आइंस्टीन। ठीक है ना, आइंस्टीन। और अब एक और बात सुनो, आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी काम में ली थी, दैट इज क्वांटम थ्योरी, या उसको बोलते हैं फोटोन थ्योरी। क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं और उसको फोटोन थ्योरी भी बोलते हैं। अच्छा, तो आइंस्टीन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए जो क्वांटम थ्योरी काम में ली थी, जो फोटोन थ्योरी काम में ली थी, सबसे पहले तो वो समझेंगे चैप्टर में। आइंस्टीन गया साइड में, लेनार्ड भी गया साइड में, वो सब बाद में बात करेंगे। पहले तो क्वांटम थ्योरी समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? वरना जैसे लेनार्ड को रिजल्ट समझ में नहीं आए थे, वैसे अपने को भी रिजल्ट समझ में नहीं आएंगे। आइंस्टीन ने किसकी हेल्प से रिजल्ट समझाए थे? तो सबसे पहले तो अपन क्वांटम थ्योरी इसमें एक्सप्लेन करेंगे। क्वांटम थ्योरी क्या होते हैं पहले उसके बारे में जानेंगे। क्वांटम थ्योरी को फोटोन थ्योरी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? फोटोन थ्योरी। तो फोटोन थ्योरी पढ़ने के बाद, फोटोन थ्योरी क्वांटम थ्योरी एक ही बात है ना। तो फोटोन थ्योरी पढ़ने के बाद, क्वांटम थ्योरी पढ़ने के बाद क्या फंडे? हाँ लो, फोटो लेना है ना, जो 7:30 तक पढ़ाऊंगा फोटो। देख लो, चॉइस आपकी है, या तो 7:30 तक क्लास ले लो या फिर एक फोटो दे दो इनको। फोटो या 7:30? फोटो, हाँ। 7:30 तक पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। चलो चलो चलो, इधर काम की बातें नहीं करना है, इधर देखो आप लोग। तो ध्यान से सुने, तो सबसे पहले इस चैप्टर में अपने को फोटोन थ्योरी या क्वांटम थ्योरी एक ही बात है, पहले तो उसको समझना है। और फोटोन थ्योरी को समझने के बाद में फिर अपन जो लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे ना, और एक्सपेरिमेंट करने से जो ग्राफ एक्सपेरिमेंट्स करके जो ग्राफ वगैरह लेनार्ड ने बनाए थे, वो सारे ग्राफ वगैरह को अपन डिस्कस करेंगे। और सारे ग्राफ को अपन किसकी हेल्प से समझेंगे? क्वांटम थ्योरी की हेल्प से। समझ गए बात को? तो ये इस चैप्टर का कंक्लूजन। और लास्ट में चैप्टर में अपन ये भी पढ़ेंगे, क्या लेनार्ड क्यों नहीं इस इफेक्ट को समझा पा रहे थे। लेनार्ड एक्सपेरिमेंट्स, अरे अरे अरे, अभी मेरे पास 10 मिनट है, ठीक है ना। तो आप लोग इधर देखिए, तो काम की बात सुना आप। क्या हुआ? मेरे पास 15 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए मेरे पास में। और बोलो, 20 मिनट कर दो अब। तो मेरे पास अभी 15 मिनट है ना, टाइम बढ़ जाएगा, देख लो अब आप लोग। तो अब काम की बात सुन लो आप लोग, काम की बात सुन लो, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन क्वांटम थ्योरी समझेंगे। क्वांटम थ्योरी के बाद लेनार्ड ने जो एक्सपेरिमेंट्स इस पर किए थे, वो अपन इस पे क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स है, वो सारी बात अपन यहाँ पर करेंगे। फिर उन सारे एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स है उनको अपन क्वांटम थ्योरी लगाकर समझेंगे। और लास्ट में इस चैप्टर में अपन ये भी पढ़ेंगे कि आखिर लेनार्ड उन रिजल्ट्स को क्यों नहीं समझा पा रहे थे। एक्सपेरिमेंट तो कर लेते लेनार्ड, लेकिन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ये अब देखो, एक बात और बता दो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ना हर तरह का सवाल बनता है। ग्राफिकल भी बनता है, इससे थ्योरेटिकल भी बनता है, और इससे न्यूमेरिकल भी बनता है। लेनार्ड के जो सारे के सारे रिजल्ट है वो सब ग्राफिकल रिजल्ट है।
तो बेसिकली यहाँ पर ग्राफ समझना है, और वो ग्राफ अपने को क्वांटम थ्योरी की मदद से समझना है। तो हर तरह का सवाल यहाँ से बनता है ना। न्यूमेरिकल भी बन सकता है इस चैप्टर से, और ग्राफिकली भी बन सकता है, और थ्योरेटिकली भी बन सकता है। हर तरह के सवाल बनते हैं यहाँ से। तो एक एक बात को ध्यान से सुनना और समझना आप लोग। क्लियर है? तो आप लोग लिखना शुरू करो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, इसमें हो गया कब सुधर। वर्क फंक्शन। अच्छा, वर्क फंक्शन को अपन फाई नोट से रिप्रेजेंट करेंगे इस चैप्टर में। फाई नोट किसको बताएगा? तो सबसे पहले तो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन लिखें फाई नोट। वर्क फंक्शन के बारे में लिखेंगे आप लोग, इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, it is minimum energy required, it is minimum energy required to eject electrons, it is minimum energy required to eject electrons from metal surface, to eject electron from metal surface। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखो वर्क फंक्शन में, वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, work function depends on the nature of material, work function depends on the nature of material। लिख दिया आपने? अब ये एग्जांपल लिख दो इसके वर्क फंक्शन के। जैसे सीजियम का वर्क फंक्शन है लगभग 2.1, और प्लेटिनम का है लगभग 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना। चलो उसके बाद में लिखो आप लोग टाइप्स ऑफ कोई फायदा नहीं बोलने का। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। यस, पहला ये लिख दो बोर्ड पे जो लिख रहा है। इसमें लिखो आप, थोड़ा डिटेल लिख दो इसके ना, थर्मोनिक एमिशन में लिख दो आप लोग, बाय सप्लाइंग, by supplying heat energy to electrons, by supplying heat energy to electrons, by supplying heat energy to electrons, electron can be ejected from metal, electrons can be ejected from the metals, इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल्स। हो गया ना पहला तो थर्मोनिक इमिशन। दूसरा लिखो फील्ड इमिशन, दूसरा लिखेंगे फील्ड इमिशन। इसमें लिखेंगे बाई अप्लाइंग, तो अभी भी ऐसी बैठ के पड़ी है, नया चैप्टर शुरू हो गया, ऐसी चल रहा है अभी तक। अच्छा, नोटबुक भर गई? हो गया यार, कोई बात नहीं। थर्मोनिक इमिशन सेकंड लिखेंगे फील्ड इमिशन, फील्ड इमिशन में लिखेंगे फील्ड इमिशन में लिखेंगे आप लोग, फील्ड में तो अप्लाई करेंगे ना, फील्ड कैसे सप्लाई करोगे? अबे एनर्जी सप्लाई होती है कि फील्ड सप्लाई होता है? फील्ड तो अप्लाई होता है। हमारे दिमाग बिल्कुल चौक हो चुके हैं। लिखें आप लोग, बाई अप्लाइंग वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, बाई अप्लाइंग वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर डाल देना ब्रैकेट में 10⁸ वोल्ट पर मीटर, बाई अप्लाइंग वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, by applying very strong electric field, electrons
can be ejected from the metal surface. Electrons can be ejected from the metal surface. ये बिस्किट कौन खा गया? तो बैठे बैठे बिस्किट खा रही थी क्लास में. फिर ये दो रखे थे थोड़ी देर पहले. ये एक कैसे रह गया? कौन खाया इसको? अच्छा, एक में चार निकलते हैं और तुम चारों ने बांट के खाए. चलो कोई बात. तो सेकंड हो गया ना. थर्ड नंबर पे लिखो आप लोग. लिखो सेकेंडरी इमिशन. सेकेंडरी इमिशन में लिखे. थर्ड नंबर पे सेकेंडरी इमिशन में लिखे. प्राइमरी सेकेंडरी. ठीक है. तो ऐसे समझाना पड़ता है. सेकेंडरी इमिशन में लिखेंगे बाय bombarding of वो तो कब से ही है. तो मैं आज पता चल रहा है क्या? प्रूव हो गया आज. बाय अप्लाइंग वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को लग रहा है छुट्टी करनी पड़ेगी. चलो. बाय bombarding of high energetic electrons. By bombarding of high energetic electrons, electrons can be ejected from the metal. By bombarding of high energetic electrons, electrons can be ejected from the metal. हो गया. उसके बाद लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या बोलो? इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजेक्टेड. फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में लिखेंगे आप लोग. फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में लिखेंगे बाय इंसिडेंस ऑफ लाइट. बाय इंसिडेंस ऑफ द लाइट ऑन by incidence of the light on metal surface. By incidence of the light on metal surface. ये छुट्टी गेट बंद करो फटाफट. गेट बंद कर. बाहर निकाल देता मैं क्लास को. गेट बंद नहीं कर देता भाई. घर चली जाती. By incidence of the light on metal surface. By incidence of the light on metal surface. Electrons can be ejected. Electrons can be ejected. हो गया ना. अब इसी में फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में दो लाइन और लिख दो उसके नीचे. दिस इफेक्ट was discovered by Hertz. This effect was discovered by Hertz. जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो लिख दो. नहीं समझ में आ रहा है तो मत लिखो. This effect was discovered by Hertz and explained by Einstein. And explained by Einstein using quantum theory of light. This effect was discovered by Hertz and explained by Einstein using quantum theory of light. Using quantum theory of light. और हेडिंग लगा के लिख दो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. हेडिंग इज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. अब सुने अपने ये. अब सुन लेना. अपनी अगली क्लास आएगी 3 दिन की छुट्टियों के बाद. ठीक है. तो उस क्लास में आते हैं सबसे पहले तो मैं एसी का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना वो डिस्कशन करूंगा. पहले बोल देता हूं मैं. सबसे पहले आते हैं एसी के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंटिन्यू करेंगे.